की आत्मा कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं, जिस समय हम एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य को परिभाषित करते हैं, तो मैं देखता हूं कि जो राजनीति शास्त्र है उसका जो सूर्य है वो राज्य है। राज्य के परितः ही समस्त राजनीतिक प्रक्रियाएं, घटनाएं जब संचालित होती रहती हैं, तो जिस विधा के अंतर्गत इसको हम स्टडी करते हैं उसी को राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो राजनीति शास्त्र, राजनीति सिद्धांत, राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन का जो सूर्य है, जो केंद्र है, वो कोई और नहीं है, राज्य है। और उसी राज्य की आत्मा संप्रभुता कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन 4 तत्वों में संप्रभुता वही तत्व है जो किसी राज्य के पहचान का आधार होता है। बात समझना, अगर मैं तमाम संस्थाओं के बीच राज्य को बैठा दूं तो हर संस्था में 3 चीजें होती हैं: जनसंख्या होती है, भूभाग होती है, और वहां का अपना मैनेजिंग सेक्टर होता है जिसको हम सरकार कहते हैं, जो नियम बनाते रहते हैं। लेकिन एक चीज नहीं रहती, संप्रभुता नहीं रहती। जिस संस्था में संप्रभुता रहती है, प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, वही संस्था राज्य कहलाती है। ऐसा संगठन जिसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चारों तत्व हों, और खास तौर पर 3 चीजें तो हर जगह मिल जाती हैं। किसी भी संगठन में अगर आप देखिए, भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी। सरकार का मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार को यहां मत देखिए, यहां आप देखिए किसी संगठन में जो मैनेजिंग सेक्टर होता है, जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर का जो सेक्टर होता है, ये लोग मिल करके नीतियों को डेवलप करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, और संगठन के अन्य सारे सदस्य उन सारी नीतियों को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि हर संगठन में एक सरकार होती है। अरे स्वरूप थोड़ा सा बदला रहता है, बस अंतर सिर्फ इतना सा है। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए राज्य की उसी आत्मा की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो किसी राज्य की पहचान है। और जैसे हम लोग देखते हैं मानव के शरीर में उसकी आत्मा बैठी रहती है, शरीर से उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से यह राज्य की परछाई है, राज्य की आत्मा है, राज्य की पहचान है, राज्य का आध्यात्मिक तत्व है, राज्य का अभौतिक तत्व है। वास्तव में राज्य का एक ऐसा तत्व है जिसको वास्तविक पहचान प्रदान करता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ एक ऐसे शानदार सेशन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं जो निश्चित रूप से सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन से भरपूर है। बिना कोई देर किए हुए आइए हम सभी लोग तुरंत जुड़ते हैं अपने इस एनर्जेटिक क्लास में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे विद्यार्थियों को। आइए हम लोग तुरंत चलते हैं और इसके बेसिक सेक्शन को लेकर के चल रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, फटाफट आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और वह कहता है संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता विचारक कौन है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बिना कोई देरी किए हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन, सारे लोग फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, एक शानदार जबरदस्त सेशन, एक ऐसा सेशन जो बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आज पूरे संप्रभुता चैप्टर की ओवरहालिंग करते हुए, सर्जरी करते हुए शानदार क्वेश्चन सेशन के साथ हम आपके साथ हैं। बिल्कुल तुरंत जुड़िए। आइए फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि संप्रभुता, क्या शानदार क्वेश्चन आया है। बिल्कुल एक ऐसा शब्द, सॉवरेंटी, एक ऐसा शब्द जिसे 16वीं सदी में जीन बोधा डेवलप करता है। एक ऐसा शब्द जिसको जीन बोधा राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पर एक ऐसे आप कह सकते हैं ज्वाजल्यमान नक्षत्र की भांति प्रस्तुत कर देता है, जिसने किसी संगठन को हिला करके रख दिया, संगठन को वास्तविक स्वरूप दिया और पहचान दिया एक ऐसे राजरूपी संस्था को जिसके माध्यम से आज समस्त शासन प्रशासन के कार्य संचालित हो रहे हैं। तो आइए हम उसी की तरफ चलते हैं। कहता है कि ये जो संप्रभुता है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, जो संप्रभुता है अगर हम गहराई से देखें, कहता है इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। विदाउट एनी हेजिटेशन फटाफट हम लोग आंसर करेंगे तुरंत। आप देख रहे हो, मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया था कि जीन बोधा वो पहला विचारक है जिसने सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग किया है, जो सुपर एनस शब्द से मिलकर बना है,
जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। कहने का मतलब है राज्य रूपी संस्था की जो सर्वोच्च सत्ता है, राज्य की जो आत्मा है, राज्य की जो पहचान का आधार है, राज्य का जो स्केल है, राज्य का जो अमूर्त तत्व है, राज्य का जो अभौतिक तत्व है, ऐसी संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिनबोधा करते हैं। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले शब्द का प्रयोग जिनबोधा करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा किसने किया है। वास्तव में एक चीज मैं यहां समझा देना चाहता हूं कि जिनबोधा जिस समय संप्रभुता को राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पर अवतरित करते हैं तो वो एक ऐसी संप्रभुता को लाने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर कोई सीमा ना हो। अमर्यादित संप्रभुता के प्रतिपादक हैं जिनबोधा, संप्रभुता के प्रतिपादक हैं जिनबोधा, असीमित संप्रभुता के प्रतिपादक हैं जिनबोधा, अविभाज्य संप्रभुता के प्रतिपादक हैं जिनबोधा। तो कुल मिलाकर के जिनबोधा वो पहला विचारक है जिसने सबसे पहली बार राजरूपी संगठन की आत्मा को पहचाना और उसको सामने लाने की कोशिश किया और राज्य को वास्तव में एक ऐसा स्वरूप दिया जो उसके पहले के विचारक नहीं दे पाए हैं। यद्यपि हम देखते हैं 16वीं सदी का ही विचारक मैकियावेली है जिसने स्टेट शब्द, राज्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसका वास्तविक ऑपरेशन जो उसकी आत्मा है, जो राज्य रूपी संस्था को पहचान दे रही है, ठीक है, जो राज्य रूपी संस्था का ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, उसको खोजने का श्रेय मैकियावेली नहीं कर पाया, उसको खोजने का श्रेय जिनबोधा को जाता है। आइए सीधे बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग टच करते हैं। कहता है वैधानिक संप्रभुता। एक बात ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं क्रम से कहूं तो वैधानिक संप्रभुता मतलब संप्रभु का आदेश ही विधान है, संप्रभु का आदेश ही कानून है। यह पहली बार तो जिनबोधा लेकर के आता है, लेकिन जिनबोधा सही स्वरूप में परिभाषित नहीं करता, उन प्रतिमानों को भी नहीं स्पष्ट कर पाता जिसको आखिर चल करके हॉब्स महोदय प्रतिपादित करते हैं। तो इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन जब कभी वैधानिक संप्रभुता शब्द की चर्चा आ जाए प्रिय विद्यार्थियों, तुरंत आप सीधे लीजिएगा और उसको हम लोग बिना कोई देर किए हुए हम लोग हॉब्स को भरते हैं, बिना कोई देर किए हुए हम लोग हॉब्स को भरते हैं। बिल्कुल, आइए अब हम लोग तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। चलिए, कहता है नाम मात्र की संप्रभुता का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति जो संविधान द्वारा उसे सौंपी गई सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, एक व्यक्ति जो पूर्ण शक्तियां रखता है लेकिन किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होता, एक व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा सभी संप्रभु शक्तियां सौंपी जाती हैं लेकिन इसका प्रयोग कोई और ही करता है और कहता है इनमें से कोई नहीं, आपके सामने आया है नाम मात्र की संप्रभुता। बहुत बढ़िया, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट आंसर करते चलिए। कहता है संप्रभुता सीधे शब्दों में आया है, आपके सामने है और कह रहा है कि नाम मात्र की संप्रभुता का अर्थ क्या है। ठीक, तो आप कहते हैं, ध्यान रखना कि एक व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा सभी संप्रभु शक्तियां सौंपी जाती हैं लेकिन इसका प्रयोग कोई और ही करता है, अर्थात वह केवल मुखौटा बनकर के रह जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति है प्रिय विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का आप कह सकते हैं राज्याध्यक्ष है, नाम मात्र का राष्ट्र प्रमुख अपने को प्रस्तुत करता है, क्योंकि विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार वही सरकार, वही राज्य को लीड करता है, वही अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करते समय भारत को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ सही है, लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि आर्टिकल 53 कह रहा है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे, सारे पावर्स दे दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ करता नहीं है, सब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। तो मेरे कहने का मतलब है सारे पावर तो उसको दिए गए लेकिन वो पावर का यूज नहीं करता बल्कि दूसरा कोई यूज करता है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, बिना कोई देर किए हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए, बहुत ही जबरदस्त। कहता है संप्रभुता एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं करती। अरे पहले तो ये सीखे हम लोग कि वह कौन सा विचारक है जिसने कहा संप्रभुता एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में निवास करती है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई और नहीं, 19वीं सदी का विचारक जो ऑस्टिन है वह सीधे कहता है कि जो संप्रभुता है उसका निवास एक ऐसे निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है
जो स्वयं सबको आदेश दे सकता है लेकिन किसी आदेश के अधीन खुद नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग उसको कहते हैं कि कौन इसे स्वीकार करता है, अर्थात संप्रभुता को एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में निवास किसने माना है? ऑस्टिन माना है। और याद रखिएगा, ऑस्टिन के इस संकल्पना का धुर विरोधी सर हेनरी मैन है। तो जब भी कभी आ जाए कि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में संप्रभुता के निवास का धुर विरोधी कौन है, तो कोई और नहीं, सर हेनरी मैन है। तो बिना कोई देर किए हम लोग सर हेनरी मैन को भर देते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई कह दे कि संप्रभुता इसका निवास निश्चित श्रेष्ठ मानव में, तब आप तुरंत समझ लीजिएगा ऑस्टिन। ऐसी बात कोई और नहीं, सिर्फ ऑस्टिन करता है। बात समझ रहे हैं? सिर्फ ऑस्टिन करता है। और इसी का विरोध किसने किया है? सर हेनरी मैन ने। आप सर हेनरी मैन भरिएगा। ठीक कहता है। पांचवा, संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत की मान्यता अनुसार क्या है? संप्रभुता केवल राज्य में निवास नहीं करती, संप्रभुता केवल राज्य में निवास करती है। ठीक है, संप्रभुता केवल राज्य के राज्याध्यक्ष में निवास करती है। संप्रभुता में राज्य और संसद भागीदार है। चलिए सारे लोग विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत जुड़ेंगे और एक एक सेक्शन को देखने की कोशिश करें फटाफट, बिना कोई देर किए हुए। सभी लोग देख रहे हैं तुरंत। प्रिय विद्यार्थियों, सारे सेक्शन को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, कहता है संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में निवास नहीं कर सकती, संप्रभुता केवल राज्य में निवास करती है। संप्रभुता केवल राज्य के राज्याध्यक्ष में निवास करते हैं। संप्रभुता में राज्य और संसद भागीदार हैं। चलिए सारे लोग आंसर करेंगे सीधे सीधे। तो आप एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलवाद है और जो बहुलवाद है, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम लोग संप्रभुता रूपी तत्व को सिर्फ और सिर्फ राज्य में निवास के रूप में स्वीकार करते हैं, हम कहते हैं संप्रभुता का निवास दुनिया के सारे संगठनों में, सारे संस्थाओं में से एक राज्य में रहती है, राज्य के अतिरिक्त कहीं और नहीं है। तुरंत दिमाग में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी संकल्पना को हम लोग एकलवादी संकल्पना कहते हैं। कि मतलब जब हम कह दें कि संप्रभुता का निवास सिर्फ इस राज्य में है और दुनिया के किसी संगठन में नहीं है, तब उसे हम एकलवादी संगठन कहते हैं। जब हम लोग कह दें कि नहीं, संप्रभुता सिर्फ राज्य की बपौती नहीं है, राज्य की थाती नहीं है, अरे संप्रभुता तो संसार के विभिन्न संगठनों में निवास करती है। राज्य थोड़ी बड़ी संस्था है, इसलिए राज्य में थोड़ी संप्रभुता ज्यादा है, अन्यथा संप्रभुता समाज के अन्य सभी संगठनों में निवास करती है। उसी को हम लोग बहुलवाद कहते हैं। बात समझ रहे हैं? बहुल मीन्स होता बहुत, अर्थात समाज में जो बहुत संस्थाएं हैं, संप्रभुता उसमें निवास करती है। संप्रभुता कभी भी एक संगठन में निवास नहीं करती। संप्रभुता विभाज्य है, संप्रभुता विनिमय से युक्त है, संप्रभुता सीमित है। ऐसी सारी बातें हैं जो विचारधारा करती है, उसी को हम लोग बहुलवाद कहते हैं। लेकिन जब हम एकलवाद की बात करते हैं, संप्रभुता अदेय है, संप्रभुता असीम है, संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता निरंकुश है, संप्रभुता अमर्यादित है, ये सारी संकल्पनाएं सिर्फ और सिर्फ एकलवादी विचारधारा करती हैं। तो बिना कोई देर किए हुए प्रिय विद्यार्थियों, सीधे हम बढ़ते हैं संप्रभुता का निवास राज्य में होता है। चलिए बहुत ही शानदार सेशन को हम लोग आगे ले चल रहे हैं। तुरंत कहता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति संप्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा यह समाज उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। कुल मिलाकर के आप देखिए, सीधी सी बात है कि शक्ति जो संप्रभुता है, जिसकी ये चर्चा इतनी देर से कर रहे हैं, इतना स्टेटमेंट इन्होंने दे डाला है, इन सबका निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में करने की बात कर रहे हैं।
किसमें कर रहे हैं? एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में ये निवास करने की बात कर रहे हैं, निश्चित श्रेष्ठ मानव में निवास करने की बात कर रहे हैं। और हमें आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो निश्चित श्रेष्ठ मानव है किसने माना है? सीधे आप कहते हो वो कोई और नहीं है, ऑस्टिन ने माना है। ऑस्टिन कहता है संप्रभुता का निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है। बात समझ रहे? ऑस्टिन इस चीज को कहता है, बिल्कुल सीधे ऑस्टिन को भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ गए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कहता है ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको बताया है कि वही ऑस्टिन जिसने कहा था कि संप्रभुता का निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है, वही ऑस्टिन जो आधुनिक स्वरूप में एकलवादी संप्रभुता का नायक माना जाता है, ठीक है, वही ऑस्टिन जिसने संप्रभुता के अमर्यादित सिद्धांत को परिष्कृत परिमार्जित स्वरूप में और उसमें आप कह सकते हैं एक निर्देशित स्वरूप में उसने प्रस्तुत किया है, कानूनी स्वरूप दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि कानूनी संप्रभुता का स्वरूप उसने वास्तव में परिभाषित किया है। तब हम उसको सीधे सीधे कहते हैं कि ऐसे ऑस्टिन की संप्रभुता का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं है, सर हेनरी मैन है। एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी ऑस्टिन की संप्रभुता पूछे तो आप तुरंत समझना ऑस्टिन वह प्रमुख विचारक है जिसने वैधानिक, जिसने संप्रभुता के कानूनी स्वरूप की बहुत विस्तृत, बहुत बेहतर, सबसे सुंदर व्याख्या किया है। उसमें संप्रभुता के कानूनी स्वरूप की सबसे बेस्ट व्याख्या किया है उसने। दूसरी चीज, उसने संप्रभुता का निवास एक श्रेष्ठ मानव में किया है। तीसरी चीज, उसका धुर विरोधी कोई और नहीं सर हेनरी मैन है। इसको भी आपको काउंट करते चलना है। फिर कहता है, सीधे सर हेनरी मैन भरते हैं, अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क, आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। किसके अनुसार? क्या गजब का क्वेश्चन पूछता है। आपको बार बार मैंने समझाया था, एक ऐसा विचारक जिसने उदारवाद को एक दर्शन का स्वरूप दिया, जे.एस. मिल। एक ऐसा विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रखर प्रवक्ता है, मिस्टर जे.एस. मिल। एक ऐसा विचारक जिसने महिला मताधिकार को प्रस्तुत किया है, मिस्टर जे.एस. मिल। एक ऐसा विचारक जिसने खुले मतदान की बात किया है, मिस्टर जे.एस. मिल। एक ऐसा विचारक जिसने वेटेज पोल की बात किया है, मिस्टर जे.एस. मिल। एक ऐसा विचारक जिसने बहुमत के आतंक की संकल्पना को लाया है, मिस्टर जे.एस. मिल। ऐसे जे.एस. मिल की यह परिकल्पना है जो आपके सामने है, और जो अभी अभी आपने स्टेटमेंट को देखा है वह कोई और नहीं कह रहा है, सीधे सीधे जे.एस. मिल के रूप में आ रहा है। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही जबरदस्त। सीधे आप जे.एस. मिल को भरते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है कानून संप्रभु का आदेश। याद रखना, कानून संप्रभु का आदेश है। एक चीज जान लो प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में रियल अगर मैं कहूं तो पहला विचारक जीन बोदा है जिसने ऐसा कहा है। पहला विचारक जीन बोदा है जिसने ऐसा कहा है। लेकिन जीन बोदा अपने संप्रभु की बात करता तो जरूर है, लेकिन वह ईश्वरीय नियम, दैवी नियम, प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम से उसे सीमित कर देता है। वास्तव में संप्रभुता का जो स्वरूप है, जिसकी परिकल्पना सही अर्थों में आती है, वो हाब्स के यहां आती है। तो जैसे इन्होंने दिया है कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? तो आप ऑस्टिन उसकी तरफ, बोदा की न जा करके आप हाब्स की तरफ जाया करिए। अगर किसी ने कह दिया कि पहला विचारक कौन है, तो प्रथम विचारक जीन बोदा है, ये प्रथम है। लेकिन वास्तविक स्वरूप में अगर किसी ने लाया है तो हाब्स ने लाया है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक कॉन्सेप्ट हम और आपको देना चाहते हैं, जरूर उसको दिमाग में रखिएगा, आपका भला होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए कभी कह दिया कि कानून संप्रभु का आदेश है और उसमें 4 विकल्प दे दिया, ए हाब्स, बी बोदा, सी ऑस्टिन, डी कुछ और, अगर ऐसी परिकल्पना ला देगा तब आप वहां ऑस्टिन भरिएगा, जीन उसमें हाब्स को मत भरिएगा, क्योंकि ऑस्टिन जो है उसमें संप्रभुता के कानूनी स्वरूप की सबसे बेहतर व्याख्या किया है। तो अगर सीधे सीधे ऑस्टिन, तो हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं, कहीं हमारे है ही नहीं, लैपटॉप भी तो धरो, तो मोबाइल कहाँ आता है। तो चलिए, तो हम लोग उसको देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सेशन को लेकर के।
तो सीधा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है और आप इसको देख रहे हो। तो कहता है सीधे, जिस समय ऐसा कोई प्रश्न आता है उसमें हम लोग कहते हैं कि सीधा सीधा, जो अगर आप गहराई से देखें, कहे कि कानून संप्रभु का आदेश है, अगर कह दे पहला विचारक कौन है तब तो जीन बोधा है। अगर पहला विचारक शब्द ना दे तो हाप्स भरिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आस्टिन दिया हो विकल्प में, हाप्स है, आस्टिन है, जीन बोधा है, कोई और है, और चारों दे करके अगर दे दिया कानून संप्रभु का आदेश है, तब आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल उसमें तब आप देखेंगे आस्टिन को भरेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ठीक, चलिए, संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? कहता है राज्य का है, समुदाय का है, सरकार का है, परिवार का है। बहुत ही जबरदस्त। आप जानते हैं संप्रभुता राज्य की आत्मा है, संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, संप्रभुता राज्य की ऑक्सीजन है, संप्रभुता राज्य की पहचान है, संप्रभुता राज्य का अमूर्त तत्व है, संप्रभुता राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। अगर मैं कह दूं संप्रभुता वह सूर्य है जिसके बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, सेम सीधे आप राज्य को भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राज्य को आप भर रहे हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सारे लोग एकदम सेशन को बिल्कुल आगे लेकर के चल रहे हैं। ठीक, इसमें जयलक्ष्मी जी है, राहुल जी हैं, सुमन है, आकांक्षा है। ठीक, बहुत बढ़िया, सारे लोग हैं, विनय जी भी हैं, गीता है, सुधा है, रोहित जी हैं, यास्मीन है, सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए इसी सेशन को हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। थोड़ा प्रिय विद्यार्थियों एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि जब हम लोग उसमें आ जाते हैं टॉपिक के लय में, तो थोड़ा आप लोगों की तरफ निगाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना डूब करके टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कमेंट नहीं पढ़ पाते। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सारे लोग बिल्कुल बड़े ही शानदार ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कहता है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। और आप जानते हैं ये कोई और नहीं, बार बार रटवाए हैं आपको, बार बार समझाए हैं, जीन बोधा यही परिकल्पना लेकर के राजनीति के क्षेत्र में 16वीं सदी में डेवलप हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग अगले सेशन को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 12 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है। बहुत बढ़िया, कहता है किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? ए फांसीवादी, बी सांप्रदायिकतावादी, सी बहुलवादी, डी समाजवादी। चलिए किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? सारे लोग बताएंगे। अभी अभी मैं आपको समझा रहा था, मैंने कहा था कि जो एकलवाद है, याद रखना, मैंने कहा था जो एकलवाद है यह संप्रभुता को अविभाजित मानता है, संप्रभुता को अविभाजित मानता है। जब एकलवाद अविभाजित मानेगा तो जो बहुलवाद होगा, आपको पता है बहुलवाद एकलवाद का विरोधी है, वह इसको विभाजित मानता है। वह इसको क्या मानता है? विभाजित मानता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, आप सीधे बिना कोई देर किए हुए आप सीधे इसको रखेंगे और सीधे बहुलवादी भरेंगे। ठीक है, सीधे बहुलवादी भरेंगे। उसके बाद कहता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया, सारे लोग हैं। अब चूंकि इसमें आस्टिन बैठा हुआ है, संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है, आस्टिन को आपको भरना है। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं, सीधे दिया हुआ है। कहता है सूची 1 सूची 2 दोनों को सुमेलित करिए और उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करिए। कहता है इंग्लैंड का मिडलैंड किसको हम कहते हैं? ठीक है, और फिर निर्धारक प्राधिकारी कौन है? बहुलवाद किससे संबंधित है? निरंकुश संप्रभुता किससे संबंधित है? ये सारे बेसिक बिंदु हमारे सामने आए हैं और उन्हीं को हमें टच करने की जरूरत है। चलिए फटाफट आंसर करिए, सारे लोग टैली करेंगे तुरंत बिना कोई देर किए हुए। ठीक है, सारे लोग करेंगे। चलिए तुरंत, विदाउट एनी हेजिटेशन।
तो आप सीधे कहते हो इंग्लैंड का जो मिडलैंड है, आप सीधे आंसर करेंगे इंग्लैंड का जो मिडलैंड है कोई और नहीं ऑस्टिन है। ठीक, और उसके बाद ध्यान दीजिए सीधे फिर कहता है निर्धारक जो प्राधिकारी है वो किसके अंतर्गत आएगा? निर्धारक प्राधिकारी हाप्स के संदर्भ में रहेगा। ठीक है, हाप्स के संदर्भ में होगा। फिर उसके बाद आगे कौन सा बेसिक सेक्शन है? सीधे कहता है बहुलवाद, ठीक है, औपचारिक संप्रभु, निरंकुश संप्रभुता, एफएम क्राउन। ठीक, तो सीधे डी विकल्प को भरना है, सीधे विकल्प डी को भरना है। ठीक, इंग्लैंड का मिडलैंड ऑस्टिन, निर्धारक प्राधिकारी हाप्स, बहुलवाद, औपचारिक संप्रभु और निरंकुश संप्रभुता, सीधे आप कहते हैं एमएफ क्राउन। ठीक, चलिए इस बेसिक सेक्शन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे। ठीक, कहता है निम्नलिखित का उद्गाता कौन था? रूसो ने अपने पाठकों को गुमराह किया जब उसने संप्रभुता को अनिश्चित सामान्य इच्छा में स्थापित किया। जब उसने संप्रभुता को अनिश्चित सामान्य स्थिति में स्थापित किया है। ठीक, सीधे कहता है कि रूसो ने अपने पाठकों को गुमराह किया है जब उसने संप्रभुता को अनिश्चित सामान्य इच्छा में स्थापित किया है। ग्रीन, मार्क्स, लास्की, बोशांके, तो आप सीधे बोशांके को भरिएगा। प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल बोशांके को आप भरिएगा। ठीक, कहता है यदि संविधान परम संप्रभु है, तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है, ये राष्ट्र में, विधि निर्माता निकाय में, निर्वाचक गण में, शासक दल में सारे लोग हैं। बिल्कुल फटाफट आंसर करते चलिए, क्या इसके आधार हो सकते हैं? तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा आपको कहना है कि विधि निर्माता निकाय में। हमने हमेशा आपको समझाया है सीधे विधि निर्माता निकाय में। ठीक, संविधान परम संप्रभु है, तात्कालिक संप्रभुता किसमें आरोपित है? आप हमेशा कहेंगे विधि निर्माता निकाय में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बिल्कुल आप बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं। ठीक है, तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कहता है नेक्स्ट परंपरागत संप्रभुता। चलिए, कहता है परंपरागत संप्रभुता। परंपरागत संप्रभुता के विचार को बहुलवादी विरोध करते हैं। परंपरागत संप्रभुता के विचार को बहुलवादी विरोध करते हैं। दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आड़े आ जाता है। यह जनतंत्र विरोधी है। यह जन सेवा का नियम है। कहते हैं परंपरागत संप्रभुता के विचार को बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों, कैसे विरोध करते हैं, किस आधार पर विरोध करते हैं, उसकी परिकल्पना हम लोगों को सीधे देखना है। चलिए फटाफट बिना कोई देर किए हुए, मैंने एक चीज आपको समझाया था कि जब हम बहुलवाद की तरफ चलते हैं तो ये मान लीजिए समाज है, बहुलवादी कहते हैं कि समाज में छोटे बड़े बहुत सारे संगठन होते हैं। कहता है अय राज्य, तुम एक बड़ी संस्था हो, इसलिए तुम्हारे पास संप्रभुता थोड़ी अधिक है, अन्यथा संप्रभुता तो जितने भी संस्थाएं हैं सारी संस्थाओं में पाया जाता है। इसीलिए कहता है कि जैसे तुम्हारे में संप्रभुता है उसी तरह से अन्य संगठनों में भी संप्रभुता है। संप्रभुता आपकी कोई निजी बपौती नहीं है, आपका कोई हेरिटेज नहीं है, याद रख लेना, या आपके ही केवल पास नहीं है। अरे संप्रभुता तो बहुत सारे संगठनों के पास है। संप्रभुता थोड़ा आप राज्य, थोड़ी आप बड़ी संस्था है, इसलिए आपके पास संप्रभुता अधिक है, अन्यथा संप्रभुता तो अन्य सभी संस्थाओं में है। सीधे कहता है दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, क्योंकि जैसे राज्य में संप्रभुता है, विधि बनाने का अधिकार है, उसी तरह से समाज के अन्य सारे संगठनों में भी है। बिल्कुल सीधे सीधे सेक्शन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के अनुकूल नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे। कह रहा है सीधे सेक्शन है, कहता है, आप यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, कहता है कि निम्न में से कौन सा मार्क्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के अनुकूल नहीं है। ठीक, कहता है संप्रभुता वर्ग शक्ति है, संप्रभुता का आधार नंगी शक्ति है, संप्रभुता विकीर्ण नहीं है किंतु यह शासकों की केंद्रित शक्ति है, संप्रभुता विकीर्ण है और शक्ति प्रतियोगी राजनीतिक विशिष्ट जनों में बटी हुई है। ठीक, सीधे सीधे हम लोग इसके सारे सेक्शन को देख रहे हैं और आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि संप्रभुता संबंधी विचारों के कौन अनुकूल नहीं है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, बिना कोई हेजिटेशन किए हुए आप फटाफट आंसर करिएगा, क्या इसके बेसिक आंसर हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में आप फटाफट आंसर करिए। कहता है सीधे शब्दों में, ध्यान रखना, संप्रभुता वर्ग शक्ति है, संप्रभुता का आधार नंगी शक्ति है, संप्रभुता विकीर्ण है किंतु शासकों की केंद्रित शक्ति है, संप्रभुता विकीर्ण है और शक्ति प्रतियोगी राजनीतिक विशिष्ट जनों बटी हुई है। यही आंसर आपका सही होगा और यह मार्क्स के संप्रभुता संबंधी विचारों के अनुकूल नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 18 में डी वाला विकल्प आपको भरना है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, आप डी आंसर को भरिएगा बिना कोई देरी किए हुए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल चलिए सारे सेक्शन को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चल रहे हैं और कहता है सीधे निम्नलिखित किन ही दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ चुका है आपके यहां। बिल्कुल एक सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल फटाफट बताइएगा इसका आंसर कौन होने वाला है। सीधे आप देख रहे हो, मैंने इसको आपसे चर्चा भी किया था, कोई और नहीं, एक तो रूसो है, दूसरा हाब्स है, 2 और 3। बिल्कुल बिल्कुल 2 और 3 सीधे आंसर हम लोग भरते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ रहे हैं। कहता है संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, यहां सीधे कहता है परम इच्छा है। क्या है? परम इच्छा है। कौन? संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, कौन सा विचारक है? कितना सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन फटाफट आंसर करिएगा। आप सीधे कहते हो कोई और नहीं है, बोदा हो नहीं सकते, हाफ्स हो नहीं सकते, जलनिक हो नहीं सकते, तो होगा कौन? बिल्कुल विलोबी। और चुपचाप बैठा हुआ है, देख रहा है कि कैसे लोग मुझे पहचान लेते हैं, क्या मुझे पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। अरे भाई विलोबी, तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा। बिल्कुल आप परम इच्छा को लेकर के चल रहे हैं, सीधे सर्वोच्च इच्छा की बात करने वाला विलोबी। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। फिर कहता है विधिक संप्रभुता का समर्थक कौन है? हालैंड है, ऑस्टिन है, हॉब्स है, लॉस्की है। कहता है विधिक संप्रभुता के समर्थक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप एक चीज ध्यान रखना, कहता है कि 21 में विधिक संप्रभुता का समर्थक कौन है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें वैधानिक संप्रभुता हाब्स की भी है, ऑस्टिन की भी है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें हाब्स और ऑस्टिन दोनों बैठे हो, ऑस्टिन को आप भरिएगा। याद रखना, हमने हमेशा कहा ऑस्टिन को भरिएगा। जब ऑस्टिन ना रहे, हाब्स को भरिए। वैधानिक संप्रभुता के प्रतिपादक हाब्स हैं, लेकिन जिस समय कहता है कि बताइए संप्रभुता का सबसे सुंदर कानूनी स्वरूप की परिभाषा किसने की है, विश्लेषण किसने किया है, आप ऑस्टिन को भरिएगा। तो यहां सीधे विदाउट एनी हेजिटेशन आप ऑस्टिन को भरेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। कहता है ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसमें निवास करती है? आप बिल्कुल जानते हैं, निश्चित श्रेष्ठ मानव में। और इसकी एक कालजयी पुस्तक है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, जिसको हम कहते हैं सीधे सीधे आगे दे लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर कभी पूछे कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता संबंधी परिकल्पना को प्रस्तुत किया है, तो प्रिय विद्यार्थियों किसी और
उसमें नहीं, सीधे एक आप कहेंगे लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। और लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने संप्रभुता के कानूनी स्वरूप की बहुत विस्तृत विश्लेषण किया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, सबसे अच्छा विश्लेषण उसने उस समय किया था। और फिर अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आखिर उसने विश्लेषण किया तो संप्रभुता का निवास उसने किस में निर्धारित किया, प्रिय विद्यार्थियों जरूर याद रखिएगा, संप्रभुता का निवास उसने किसी और में नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में किया है। कंफर्म हो गया। चलिए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किसकी पुस्तक है? सीधे कहेंगे ऑस्टिन की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने आया है। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? देखिए कितनी बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है। प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, उसी को हम जनतंत्री संप्रभुता कहते हैं, उसी को हम प्रजातांत्रिक संप्रभुता कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको तुरंत देखना है कौन से इसके बेसिक आंसर हो सकते हैं। फटाफट सारे लोग आंसर करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। फटाफट आंसर करते चलिए, क्या इसके आधार हो सकते हैं? ठीक, तुरंत। चलिए सारे लोग आंसर करते रहिए, क्या हो सकते हैं बेसिक सेक्शन में, है ना। बिल्कुल सारे लोग आंसर करते रहिए, क्या हो सकते हैं, जिसके आधार पर हम आगे देखते हैं। सीधा आप देख रहे हैं, बिल्कुल कहता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? अरे भाई, लोकतंत्र के जो जनक हैं वही लोकप्रिय संप्रभुता के भी जनक है। अब आपसे कोई पूछे लोकतंत्र के जनक कौन है? लोकतंत्र के जनक रूसो है, जिसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में पहली बार उसने डेमोक्रेसी, उसमें क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। जब उसने कहा कि हम ही कानून को बनाएंगे, हम ही कानून को लागू करेंगे, सामान्य इच्छा कानून बनाएगी और हम लोग उसको लागू करेंगे। कहता है हम ही कानून को बनाएंगे, हम ही कानून को लागू करेंगे, अर्थात यहां पर जो सरकार है वह स्वयं जनता की है, जनता स्वयं सरकार की है। कुल मिलाकर के एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे वास्तविक लोकतंत्र रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जिसको आधार बना करके आगे चल करके आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रवाह की तरह से ये आप कह सकते हैं विचारधारा अग्रसारित होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी आपसे कोई पूछे कि ये जो रूसो है जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतंत्र को जन्म दिया है, आखिर इसने किस प्रकार के लोकतंत्र को जन्म दिया है, आपसे अगर कोई पूछे सीधे आप बताइएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जन्म दिया है। तो वही रूसो जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, वही रूसो जिसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जन्म दिया, वही रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक है। बिल्कुल ध्यान रखना। फिर आगे कहता है रीत रिवाज के आधार पर किसने ऑस्टिन की संप्रभुता की आलोचना की है? 25 में आइए, रीत रिवाज के आधार पर किसने ऑस्टिन की संप्रभुता को परिभाषित की है? बिल्कुल आप देख रहे हो, कहता है फेडरिक है, मैकमिलन है, सर हेनरी मैन है, लास्की है। आर्टिकल 25 में बिल्कुल आप देखिएगा, आर्टिकल 25 बिल्कुल आप देख रहे हैं कौन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि ऐतिहासिक पहलू से संबंधित विचारक सर हेनरी मैन है। सर हेनरी मैन एक ऐसा विचारक है जो प्रथा परंपरा मान्यता के आधार पर परिस्थिति का विश्लेषण करता है, और वही रीत रिवाजों के आधार पर ऑस्टिन की, मैंने एक इसका की पॉइंट बताया था, ऑस्टिन का धुर विरोधी सर हेनरी मैन है। चाहे कुछ भी हो, अगर ऑस्टिन की बात अगर आती है और कहीं उसके खंडन के संदर्भ में हेनरी मैन विकल्प में रखे गए रहते हैं, आंख मूंद करके सर हेनरी मैन को भरिएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, एक एक सेक्शन को निगाह में रखते हुए चलना है। बिल्कुल आप भरेंगे, ठीक, सर हेनरी मैन को। ठीक है, सर हेनरी मैन को भरिए। चलिए अब हम लोग आगे नंबर 26 में हम देख रहे हैं, कहता है बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया है? कहता है हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, ऑस्टिन ने। तो आपके सामने यहां पूछा है बोधा की संप्रभुता को किसने पूर्ण किया है? बात समझ रहे? बोधा की संप्रभुता को किसने पूर्ण किया है? सच्चाई से अगर आप गहराई में देखें तो प्रिय विद्यार्थियों यहां हॉब्स पर भी आता है कॉन्सेप्ट, ऑस्टिन पर भी आता है,
ठीक है, दोनों विकल्प सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया है, तो आप हाफ्स को भरिएगा। यद्यप ऑस्टिन पर भी आंसर का दबाव बन सकता है, ऑस्टिन हाफ्स दोनों इस सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप हाफ्स को भरिएगा क्योंकि उसका लेवियाथन वह किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। हाफ्स को भरिएगा। फिर अगला कहता है संप्रभु के रूप में, ठीक है, मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए। जॉन ऑस्टिन ने कहा है, सर हेनरी मैन ने कहा है, और हाइंस कैल्सन ने कहा है, टीएच ग्रीन ने कहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल सेशन के अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण विंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, क्या हो सकता है, उन सारे तथ्यों की तरफ हम चलने की कोशिश करेंगे। फटाफट आंसर करना है प्रिय विद्यार्थियों, सीधे तुरंत बताएंगे क्या हो सकता है। आप यहां देख रहे हैं, कहता है जॉन ऑस्टिन ने किया है, सर हेनरी मैन ने किया है, केल्सन ने किया है, टीएच ग्रीन ने किया है। सारे सेक्शन हमारे सामने हैं। तो सीधे सीधे 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं और उसके बेसिक बिंदु को हम देखेंगे। चलिए 26 में सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। सीधे बिल्कुल, किसने किया है, प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा संप्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, आप बताएंगे क्या बेसिक हो सकता है, ठीक है, क्या बेसिक हो सकता है जिस पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, उसने सीधे कहा था, जिस समय हम लोग सर हेनरी मैन की चर्चा कर रहे थे, सर हेनरी मैन जिस समय ऑस्टिन के निश्चित श्रेष्ठ मानव की परिकल्पना का खंडन किए हैं, उसी समय उन्होंने कहा कि देखिए जो भी कानून होंगे, जो संप्रभु होंगे, और ध्यान रखिएगा जो भी कानून हमारे हैं और संप्रभु उसके संदर्भ में अपनी जो प्रक्रियाओं को संचारित करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, यहां कोई निश्चित श्रेष्ठ मानव नहीं होगा, बल्कि सीधे शब्दों में कहा कि प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, ठीक है। तो सीधे सीधे सर हेनरी मैन को भरना है। अब हम 28 में आगे, कहता है विधिक और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने किया है। आपको कई बार मैंने समझाया है कि जब भी ऐसा कभी प्रश्न आए कि विधिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किसने किया है, आप सीधे एबी डाइसी को भरिएगा। वही डाइसी जिसने विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है प्रिय विद्यार्थियों, वही डाइसी जो वास्तव में अगर मैं कहूं तो विधि के शासन की आधुनिक परिभाषा की है। चलिए सीधे सीधे यहां डाइसी को भरना है, बिल्कुल डाइसी को भरिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और उसके बाद हम लोग 29 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमने 30 क्वेश्चन का स्पेल बनाया है। आप क्वेश्चन की श्रृंखला देख रहे होंगे, तो 30 क्वेश्चन रेगुलर हम सॉल्व कराते चलेंगे ताकि हर पक्षों को समझाते चले प्रिय विद्यार्थियों। अगर मुझे फटाफट आंसर कराना होता तो अब तक हम 50 क्रॉस कर गए होते, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा विजन है, आप टॉपिक को सीखिए, खुद हल करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या उसके अंदर में बारीकियां बैठी हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है, उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है, संप्रभुता सरकार में निवास करती है, उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है, सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो आप सीधे यही इसी आंसर को भरेंगे कि संप्रभुता निवास तो करती है राज्य में। बात समझ रहे, कहने का मतलब हो गया, अगर मैं कहूं यह राज्य है, इसमें संप्रभुता रहती है, संप्रभुता रहती है, लेकिन जो सरकार है वही संप्रभुता का यूज करती है, ठीक है। दिमाग में रखे रहना इसको, स्वयं राज्य इसका उपयोग नहीं कर पाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में, फिर उसके बाद हम 30 का स्पेल बनाए हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने के योग्य बनाता है,
कहलाता है। वस्तुतः प्रभु, विधितः प्रभु, ठीक है, और विधिक प्रभु, राजनीतिक प्रभु। चलिए, प्रभु मीन्स होता है सम प्रभु, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हुई उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या बेसिक आधार इसका बन सकता है? सीधे आंसर आपको देखना है। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा, क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है? तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बिना कोई देरी किए हुए सीधे हम लोग आंसर को रखते हैं, और वो कोई और नहीं, विधिक संप्रभु की बात हो रही है। तो इस तरह से आज हम लोग सीधे सीधे कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। सुपर 30 क्वेश्चन को लेकर के आए थे। सुपर 30 क्वेश्चन को आज हम अपने इस सेशन में एक्सप्लेन किए हैं, एक एक सेक्शन को समझाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा सिलेक्शन हम लोग लगातार देते जा रहे हैं और आप मिल करके सिलेक्शन की बिल्कुल उन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे हैं, उस क्षितिज को स्पर्श कर रहे हैं जो अपने आप में सूर्य बनने के लिए पर्याप्त माना जाता है। चलिए उसी की तरफ हम लोग एक कदम तो बढ़ाएं, सफलता निश्चित मिलेगी। आइए हम सभी लोग मिलकर आगे चलते हैं। कल पुनः अपने इसी सेशन को लेकर के हम मिलेंगे। बहुत